हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी एक्सप्रेस। और सीयूईटी एक्सप्रेस के बायोलॉजी डोमेन स्पेसिफिक की मेंटोर मैं आपकी फ्रेंड और आपकी टीचर आल्सो फॉर दिस सब्जेक्ट शिप्रा शर्मा। तो आज मैं फिर से बोर नहीं करूंगी एक नए चैप्टर के साथ कि फिर से एक नया चैप्टर उठा लेते हैं। सो टुडे हम थोड़ा सा रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी को एक्चुअली में पढ़ना कैसे है। देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है। पहले हम सिलेबस देखते हैं एंड देन वी मेक अ स्ट्रैटेजी कि कैसे उस सब्जेक्ट में एक्सेल किया जाए। ठीक है। तो सीयूईटी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आप सब कुछ सीट्स के लिए लड़ने वाले हैं, जो कि सीयूईटी में अपने अपने डिजायर्ड कॉलेजेस में कोई डीयू जाना चाहता है, कोई बीएचयू जाना चाहता है। लाइफ साइंसेस की बेसिकली लाइफ साइंसेस के कोर्सेज के लिए बायोलॉजी बहुत जरूरी होता है। तो बायोलॉजी में 200 में से 200 कैसे स्कोर करें? देखो, बायोलॉजी में ये परफेक्ट स्कोर बहुत ज्यादा लोगों को आता है। मतलब जब मैंने प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करी थी और उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि मोर देन 4000 एप्लीकेंट्स, मतलब 4000 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स 100% परसेंटाइल स्कोर कर रहे थे। मतलब 200 में से 200 मार्क्स ला रहे थे। इसका मतलब क्या है कि आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, और कंपटीशन बढ़ता इसलिए है, देखो, क्योंकि सब्जेक्ट इजी है। सब्जेक्ट इजी होगा तो कंपटीशन अपने आप बढ़ेगा। जितना आपको आता है उतना ही सामने वाले को आता है। बस फर्क क्या होता है कि आप कितना जल्दी कितने सही आंसर कर पाते हो, मतलब कॉमन सेंस कितना यूज करके। आपको देखो, 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे, नहीं होगा। बट जो इफेक्टिव यूज करके और एलिमिनेशन, वो जो स्ट्रैटेजीज होते हैं, वो स्ट्रैटेजीज यूज करके कैसे आप उन टॉप बच्चों में, 100 परसेंटाइल स्कोरर बच्चों में कैसे आ सकते हैं, उससे रिगार्डिंग ये सारी वीडियो मैंने बनाई है आज। देखो, तो सीयूईटी यूजी सबको पता है आने वाला है जून, मैक्सिमम जून या जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके 1 अगस्त से एडमिशन स्टार्ट होते हैं हर कॉलेज में, तो उससे पहले ही होगा। तो अभी आपके पास क्या है, अप्रैल मई, 2 महीने हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। और अगर इलेक्शंस के चक्कर में एक्सटेंड हुआ तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम ही होगा। तो इन 2 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है कंप्लीटली, वो बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने अपने डिजायर्ड कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए। देखो, कोई भी पेपर के लिए प्रिपरेशन करने से पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं पैटर्न क्या है पेपर का। क्या है पैटर्न? पेपर का पैटर्न क्या है, कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पेपर के लिए कितना टाइम है, या आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो बायो के पेपर में आपको टाइम कितना मिलने वाला है? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स, 1 घंटा भी नहीं मिलने वाला आपको पूरा। और ये मतलब बाकी सारे जो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, इनमें आपको 1 1 घंटा मिलता है, बट बायो में आपको 45 मिनट्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कोई कैलकुलेशन आज सच नहीं होती है, कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आपका सारा थियोरेटिकल सिलेबस होने वाला है। इस वजह से आपको दिया है 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे 50 होंगे। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको टोटल मिलने वाले हैं 50 पेपर के अंदर। ठीक है, 50 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 40। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40। 40 के जो 40 आपके मार्क्स, जो 40 क्वेश्चंस होंगे, वो आपके मार्क्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि आपने 40 में से कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि वही 40 अटेम्प्ट करना, मैं बार बार ही कह रही हूँ, वही 40 अटेम्प्ट करना जिनके बारे में 100% श्योर हो कि ये सही ही सही है। ठीक है, ऐसा मत करना कि मैं 50 में से 48 अटेम्प्ट कर देता हूँ। तो उसमें क्या, पता है क्या प्रॉब्लम होगी? जो पहले 40 होंगे ना आपके, जो पहले 40 क्वेश्चंस होंगे पेपर के अकॉर्डिंग, उनकी मार्किंग की जाएगी, और उन 40 में से आपके गलत भी हो सकते हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिनके बारे में आप श्योर शॉट हो। 40 से ज्यादा अटेम्प्ट करने को कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिल रहा आपको कि आप 42 कर दोगे। देखो, जो पहले मार्क्स होंगे ना, पहले क्वेश्चंस होंगे, पहले जो 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, उनके मार्क्स होंगे। बाकी के आपने चाहे 50 के 50 क्यों नहीं करे हो, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए स्टिक करके रखना कि आप उन्हीं 40 को अटेम्प्ट करो जो आपको पक्के पक्के से आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने होंगे। टोटल मार्क्स होने वाले हैं 200। 40 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए, कितने? 40 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए। तो एक क्वेश्चन का मार्क करेक्ट के लिए मिलने वाला है आपको 5। क्या मिलने वाला है आपको? 5। एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको स्कोर मिलने वाला है +5 का।
हर एक सही आंसर पे आपको +5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपका एक भी आंसर गलत होता है तो आपके -1 हो जाते हैं। देखो मार्किंग स्कीम क्या है, +5 फॉर एवरी राइट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो कोशिश करो कि गलत ना करो, गलत ना करो। आपको 10 क्वेश्चन की तो वैसे ही बफर दिया हुआ है, 10 तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, तो आप वही अटेम्प्ट करो जिसमें आपको श्योर पता है कि हाँ आंसर यही है, मुझे पता है मैं इस चीज में गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो गलत करने की अपनी क्षमता को हटा के जाना, गलत नहीं करने आपको। देखो गलत करने से क्या होता है, जो आपका सही वाला है ना, जो आपने सही किया उसमें से 1 मार्क कट जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एग्जाम्पल ले रही हूँ, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 में से आपका एक सही हुआ तो आपको +5 मिल गए, ठीक है। और दूसरा गलत हो गया तो इसमें से आपका क्या हो गया, आपका एक माइनस इस सही वाले में से हुआ है, तो आपको जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन थे उसके लिए आपको 4 नंबर मिले। कितने मिले, उसके लिए आपको मिले 4 नंबर। अगर आप वो गलत नहीं करते, उसको छोड़ देते, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाता, 1 नंबर का फायदा हो जाता, गलत का मार्किंग कटती नहीं वहां पे। तो इसलिए कोशिश करना गलत ना करो, अगर आंसर आता है तो ही अटेम्प्ट करो, अदरवाइज छोड़ दो। मैं बार बार ही कह रही हूँ, आंसर आता हो तभी अटेम्प्ट करो, गलत करने के जितने गलत करोगे उतना आपको लॉस होने वाला है। तो गलत नहीं करना है आपको पेपर में, ठीक है। अब आ जाते हैं सिलेबस पे। देखो हर सब्जेक्ट का एक डिफाइंड सिलेबस है, सिमिलरली बायो का भी डिफाइंड सिलेबस है, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, इसके बाहर से एक भी चीज नहीं आएगी जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, एज इट इज लाइन टू लाइन आपको उसी में से क्वेश्चन मिलेगा और उसी में से ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो सिलेबस में आपकी बेसिक 5 यूनिट्स हैं, बेसिक 5 यूनिट है। जो आपकी पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, दूसरी यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तीसरी यूनिट है ह्यूमन वेलफेयर, और चौथी यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, और फिफ्थ यूनिट है आपकी इकोलॉजी, ठीक है। तो जो पहली यूनिट है उसके अंदर आते हैं आपके 4 चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब ये देखो इसमें 4 चैप्टर्स हैं, तो मतलब ज्यादा चैप्टर्स तो मार्क्स भी ज्यादा होंगे, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये तो थी आपके चैप्टर यूनिट 1 की बात। दूसरे आपके जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को मैं बार बार ही कहती हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस काफी बार, इसमें से क्वेश्चंस पैराग्राफ वाले मिल जाते हैं, पैराग्राफ टाइप्स क्वेश्चन मिल जाते हैं। अभी ये मेरी एक और सीरीज चल रही होगी यूट्यूब पे 10 कदम वाली, उसमें देखना मैं सब टाइप्स के क्वेश्चन करा रही हूँ, कि मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन, मल्टीपल राइट आंसर वाले क्वेश्चंस भी हैं, सिंगल करेक्ट वाले भी हैं, स्टेटमेंट वाले भी हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं अपनी सीरीज में करा रही हूँ ताकि आप प्रिपेयर होते चलो, ताकि आप प्रिपेयर होते चलो कि किस टाइप का भी क्वेश्चन आता हो हमने प्रिपरेशन पूरी की है, ठीक है। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आपके कितने हैं, 3 चैप्टर हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और तीसरा है आपका इवोल्यूशन। ये 3 चैप्टर हैं इस यूनिट के अंदर। फिर आते हैं ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में आपके आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड स्ट्रैटेजीज फॉर फूड एनहांसमेंट। इस वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, किसमें से, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। इसमें से क्वेश्चन आपको कौन सा मिल सकता है, इसमें से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि इसमें होते हैं स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन, जो हम पढ़ते हैं ना, जो जो वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे, जिन्हें सब्सक्रिप्शन लिया होगा, उनको पता होगा मेरी वीडियोस में ये सारी चीजें हैं कि माइक्रोब्स को कैसे यूज करके एंटीबायोटिक्स और ये सारी चीजें बनाई जा रही हैं, और किस चीज का क्या फंक्शन है। तो उस वाले में से आपको एक क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा, पक्का, मतलब पिछले साल के सारे सेट्स ऑफ पेपर, सारे स्लॉट वाले पेपर में इससे क्वेश्चन था ही था, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे। बायोटेक्नोलॉजी में आपके 2 ही चैप्टर हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखो इसके चैप्टर्स इजी हैं, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा है तो चैप्टर बहुत ईजी होने वाला है, और इसमें से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इकोलॉजी पे। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडिवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज से आपकी जितनी भी प्रोटोकॉल्स होती हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गई या डेट्स हो गई, इसमें वो वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कि ये वाली प्रोटोकॉल या ये वाली रियो वाली समिट कब हुई थी, है ना, कहाँ हुई थी, ये सारी चीजें इस वाले में से आ सकती हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो ये तो था आपका सिलेबस के बारे में ओवरव्यू, कि सिलेबस, देखो सिलेबस अगर देखा जाए ना तो ये सिलेबस हम 10 दिन में खत्म कर सकते हैं अगर हम थॉरोली भी पढ़े। देखो रिप्रोडक्शन यूनिट के लिए हमें मैक्सिमम 2 दिन चाहिए, अगर आप दो दो एक एक दिन एक दो दो चैप्टर पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और जेनेटिक्स के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसके लिए आप 3 दिन मान लो, ठीक है।
3 दिन, ह्यूमन वेलफेयर 1 दिन का काम है, छोटे छोटे चैप्टर हैं बहुत, 1 दिन का काम है बिल्कुल। तो 2 + 3 5 6, बायोटेक्नोलॉजी 3 दिन लगा लो, 6 9। और इकोलॉजी तो अगर, क्योंकि पूरा थियोरेटिकल होता है इकोलॉजी, मतलब उसमें आपको पढ़ना ही है, कुछ कंसेप्ट एज सच नहीं है, ठीक है, उसमें फैक्ट्स हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब हुई थी तो अभी हुई थी, उसको चेंज नहीं कर सकते। या XE2 कंजर्वेशन क्या होता है, ये सारी चीजें फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये भी आप 1 दिन में कर लोगे, या 2 दिन लगा लो, तो आपका 11 दिन में पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है, बहुत अच्छे से पढ़ोगे तब भी। और अगर और अच्छे से पढ़ोगे तो 15 दिन में सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब जब इतना छोटा सिलेबस है, इतना कम सिलेबस है, तो आपको टाइम कहाँ देना है, आपको टाइम देना है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो उतने अटेम्प्ट करें, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाओ। नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस पे। प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग कितने कितने क्वेश्चन आए थे, देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो आपके आए थे रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स में से, मैंने बताया ना, ये वाला जेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिले थे पिछले 2 साल के पेपर में से, ठीक है। कौन सा है, जेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्शन में से आपको मेजर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 2 ही चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 2 ही चैप्टर हैं, तो इसलिए क्वेश्चन 7 से 8, देखो 7 से 8 भी एक बहुत अच्छा नंबर होता है। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आपसे 7 से 8 क्वेश्चन तो आप मार के ही सही आओगे, बिल्कुल बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। फिर आते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें से भी 8 से 9 क्वेश्चंस होते हैं। 8 से 9 क्वेश्चंस इसलिए हैं, देखो लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रटने वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये वाले जो 4 यूनिट है ना, इनको इतने अच्छे थॉरोली पढ़ लो, ठीक है, इनको थॉरोली पढ़ लो, क्योंकि इसमें रटने वाला पोर्शन है कम, कंसेप्ट है, फैक्ट है, ठीक है। और इसमें क्या है, इस वाले यूनिट में है रटने वाला काम, कि कौन सी स्पीशीज है, कौन सा बैक्टीरिया क्या बना रहा है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे आप नहीं रट पाओगे, ठीक है। तो रटने वाला जहां पे भी पार्ट है ना, उसको आप एंड में करो, क्योंकि देखो रटने में क्या होगा, आप भूल बहुत जल्दी जाओगे। तो जो रटने वाला पार्ट है वो बिल्कुल पेपर से 2 3 दिन पहले करना, ठीक है। तो आपके दिमाग में वो 3 4 दिन तक रहेगा, रिटेन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि ये चारों जो ऊपर वाली यूनिट है, इनको बहुत अच्छे से कवर कर लो, तो आपके 40 क्वेश्चन यहीं से बन जाए, आपको नीचे जाना ही नहीं पड़े। आप क्वेश्चन देखो तो आपको पता है मैंने 40 ये वाले सही कर दिए हैं, तो मेरे को जरूरत ही नहीं है इसको करने की, ठीक है। तो जिनका रटना वीक पॉइंट है, वो कोशिश करो कंसेप्ट वाले चैप्टर्स पे फ्लिप करने की, ठीक है। जो रट नहीं सकते हैं, क्योंकि इस वाली यूनिट में बहुत रटने का काम है, कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से चीज में होल्स, स्विस चीज की क्या मतलब, जो कैरेक्टरिस्टिक बिग होल हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये रटने वाला यूनिट है ज्यादा, तो इस पे अगर जिसको रटने में प्रॉब्लम होती है वो फोकस ना करे, और इन चारों को बहुत अच्छे से पढ़ ले, तो आपके 40 क्वेश्चन इन चारों से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये तो था प्रीवियस ईयर का पैटर्न। अब आ जाते हैं कि इस साल क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। देखो 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर से हमने देखा कि कुछ ट्रेंड फॉलो हो रहा है हर चैप्टर में से, ठीक है। तो इस बारी उसी ट्रेंड के हिसाब से को 22 में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन 8 से 9 थे, वही 23 में जाके 11 से 13 हो गए, या 11 से 12 हो गए। तो इस बारी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 13 से 15 क्वेश्चंस, ठीक है। 13 से 15 मतलब 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, है ना, मतलब एक रफ स्केल पे बता रही हूँ। 13 से 15 क्वेश्चन आपको इस यूनिट में से, इन 4 चैप्टर में से मिलने वाले हैं, ठीक है, 1 से 4 में। जेनेटिक्स में से 8 से 10, 8 या 10, ठीक है। क्योंकि जेनेटिक्स में क्या है ना, बहुत ज्यादा स्टैटिक पोर्शन है, कुछ नया आ नहीं रहा है, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में, इसलिए यहाँ पे 8 से 10। ह्यूमन वेलफेयर से भी 6 से 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन, देखो ये बहुत स्टैटिक रहने वाला है, क्योंकि इसमें वही 4 इनके पास साइक्लोस्पोरिन है, स्टैटिन्स, ये सब चीजें हैं, उन्हीं के मैच द फॉलोइंग बना के दे देंगे एक आध दो, ठीक है। तो ये बहुत वही उतना ही रहने वाला है, 6 से 8 पहले भी थे, तो 6 से 8 एक्सपेक्ट करें, कम भी हो सकते हैं इससे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में 5 से 8 एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखो अब इतने साल से इलेक्ट्रोफोरेसिस पीसीआर आ रहा है, तो अब एग्जामिनर हर साल सेम चीज तो नहीं डालेगा ना, जो जो पेपर बना रहा है, सेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस बारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बायोटेक से 5 से 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पूरे पेपर में आएंगे। इकोलॉजी में 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। इकोलॉजी सबसे इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो इकोलॉजी अगर किसने कर लिया ना, तो उसकी 8 से 10 तो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट गलत हो ही नहीं सकते, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो चैप्टर, ठीक है। तो ये थी एक्सपेक्टेड क्या 2024 का ट्रेंड हो सकता है। देखो मैं ये कह रही हूँ, ये मैंने एक्सपेक्ट किया एक, मतलब एक एनालिसिस करके, इसका मतलब यही नहीं है कि इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। ऊपर नीचे 1 ± 1 2 का
बफर हर जगह रहता है। अगर यहाँ पे मैंने 13 लिखा है तो यहाँ पे 11 भी हो सकता है 11 है, ठीक है। बट ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि इतने हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी है। किसके अकॉर्डिंग? कि जिस यूनिट की जितनी वेटेज उसको उतना टाइम देना है। अब इसकी वेटेज ज्यादा है तो आप इस वाले यूनिट को क्या कर सकते हो, इस वाले यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वेटेज ज्यादा है। वेटेज ज्यादा है तो आप इसको क्या करते, इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि यार इसको तो मैं जल्दी जल्दी खत्म कर लूंगा, नहीं। जिसकी जितनी वेटेज उतना ज्यादा उसको अच्छे से पढ़ना है, जिसकी ज्यादा वेटेज उसको ज्यादा टाइम देना है ताकि आप उसमें ज्यादा स्कोर कर पाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से होते हैं। देखो, बायोलॉजी के पेपर में 5-6 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है आपका टिक द करेक्ट वाला, जिसमें एक ऑप्शन सही होता है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे और आपको ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको आपने टिक करना है। पहला तो ये होता है वन ऑप्शन राइट। दूसरा होता है स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, अ, अभी मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज बना रही थी तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन डाला हुआ है। देखो, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन क्या होता है, दो स्टेटमेंट दे देते हैं, दो स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। अब क्या होगा, या तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, अगर आपको कंसेप्ट पता होगा उस वाले टॉपिक का, उस वाले जिससे वो स्टेटमेंट आई हुई है चैप्टर का, तो आपको पता चल जाएगा कि यस दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो क्या होगा, या तो एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी एक गलत होगी, तो ऑप्शन में ये भी होगा कि स्टेटमेंट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगी तो लिखा होगा स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, ठीक है। या दोनों स्टेटमेंट गलत भी हो सकती हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ऐसे करके ये होते हैं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। फिर ये बहुत कॉमन है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है सीयूईटी के बायो के पेपर में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपका सिलेबस वास्ट है एक किस्म से कह लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इतने सारे चीजें याद करनी है, तो वो रादर देन ये पूछें कि स्टैटिन्स किसकी वजह किससे आइसोलेट किया जाता है, वो क्या करते हैं, वो स्टैटिन साइक्लोस्पोरिन है और इस टाइप के जो है ना, उनको सबको दो कॉलम बना देते हैं और उसको कहते हैं कि मैच करो अब, ठीक है, कि ये वाली चीज इससे एक्सट्रैक्ट होती है, ये वाली चीज इससे एक्सट्रैक्ट होती है, या रिलेशन क्या है दोनों में। इस टाइप के क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप्स में आते हैं। और इसमें आपको मैच द फॉलोइंग टाइप्स के एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस पक्का ही मिलेंगे। अलग अलग चैप्टर से होंगे लेकिन 5 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट इसीलिए बता रही हूँ, ये 10 का दम वाली जो सीरीज है उसको देखो, उसमें मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ, उसको देखो। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है सीयूईटी एक्सप्रेस की, उसको भी लो जाके, क्योंकि उसमें सारे इसी बेसिस के क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ। सारे क्वेश्चंस मैं किताब पढ़ पढ़ के फ्रेम कर रही हूँ, कहीं से नहीं उठा रही हूँ, खुद पढ़ पढ़ के फ्रेम कर रही हूँ, ताकि आप क्या करो, आप पेपर के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। दूसरा क्या है, अरेंज इन सीरीज पीक्यूआरएस टाइप क्वेश्चंस। देखो, पीक्यूआरएस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको 4 सीरीज में आपको एक प्रोसेस दे दिया। फॉर एग्जाम्पल स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था हमने, स्पर्मेटोजेनेसिस की सीरीज दे दी कि सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। तो वहां पे ये जो सीरीज है ना, इसको जंबल करके दे देंगे, ऊपर नीचे करके दे देंगे, और आपसे कहेंगे कि बिल्कुल उसको क्या करो, सीरीज में अरेंज करो, सीरीज में अरेंज करो। मतलब स्टेटमेंट ए पहले आए, फिर उसके बाद बी आए, फिर उसके बाद सी आए, ऐसे करके उसको सीरीज में अरेंज करो। और लास्ट में क्या होगा, नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे कि ए के बाद बी आ रही है, बी के बाद सी आ रही है, सी के बाद ई आ रही है, फिर उसके बाद डी आ रही है। इस टाइप के 4 ऑप्शन होंगे जंबल करके ही, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज सही है, उस पे आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो थी आपकी सीरीज टाइप क्वेश्चन, या पीक्यू, इसको कहते हैं पीक्यूआरएस टाइप क्वेश्चंस। अगला है डायग्राम टाइप्स क्वेश्चन। डायग्राम टाइप्स क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको डायग्राम दिया होगा और उसमें ए बी सी डी मार्किंग्स होंगी, ठीक है। आपको लेबल करना होगा कि ए इज व्हाट, बी इज व्हाट, और आपको ऑप्शंस में नीचे दिया होगा कि ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस, और वो 4 ऑप्शन में आपको अलग अलग दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, ऐसे देखना, मानो फॉर लेस लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि इन्होंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का या स्ट्रक्चर का डायग्राम दे दिया, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का
डायग्राम दे दिया है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसने इसको मार्क कर दिया ए, इसको मार्क कर दिया बी, इसको मार्क कर दिया सी, ठीक है। ऐसे करके मार्किंग कर दी, ठीक है। अब उन्होंने ऑप्शन में क्या दे दिया, ए ऑप्शन में लिखा, ए ऑप्शन में ये वाला जो ए है, दिस इज ओवरी। फिर बी को इन्होंने लिख दिया यूट्रस, सी को लिख दिया सर्विक्स, ठीक है। एक ही ऑप्शन बना दिया। सेकंड ऑप्शन बना दिया ए इज इक्वल्स टू ओवरी, बी इज इक्वल्स टू फेलोपियन ट्यूब, सी इज इक्वल्स टू यूट्रस। और ऐसे करके उन्होंने 4 ऑप्शन बनाए टोटल। अभी मैंने 2 ऑप्शन बना के दिखाए हैं, रैंडमली क्रिएट किया आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ए इज ओवरी, ठीक है, ए तो ओवरी है, दोनों में सही है। अब आते हैं बी पे। बी क्या है, बी एक फेलोपियन ट्यूब को क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है। तो आपको देखना है बी फेलोपियन ट्यूब किस में है। अब बी इज फेलोपियन ट्यूब इन दिस वाले ऑप्शन में, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे आपके डायग्राम टाइप्स क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चंस, डायग्राम टाइप क्वेश्चंस। और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन पक्का होंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना। दूसरा होता है आपका, एक टाइप का और क्वेश्चन है जो यहाँ मिस हो गया है, वो आता है आपका पैराग्राफ टाइप्स क्वेश्चन। पैराग्राफ टाइप्स क्वेश्चंस। देखो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन क्या होगा कि एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा, उसके बाद उसमें से 5 क्वेश्चंस होंगे। तो ये तो जैसे इंग्लिश में करते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन वाला, उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको पैराग्राफ में ही आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो ये इतने डिफिकल्ट लेवल के नहीं होते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके गोल्डन स्कोरर्स। इनको मैं जब मैंने एग्जाम दिया था सीयूईटी पीजी का, तो मैंने इसको गोल्डन स्कोरर रखा हुआ था। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे आंसर आपको कॉम्प्रिहेंशन उस पैसेज में या पैराग्राफ में मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना ये वाले क्वेश्चन जितने भी हो अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये आपके इनके गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो डेटा है, सारे के सारे आंसर्स ऑलरेडी आपके पैराग्राफ में है। तो ये वाले क्वेश्चन हो तो इनको जरूर से अटेम्प्ट करना। ये सबसे ज्यादा ये बोल रहे ना गोल्डन स्कोरर होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं एज अ पर्सन जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, तो मैं खुद इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढती थी कि जहाँ पे ये क्वेश्चन हो, क्योंकि इनके गलत होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, ठीक है। अब हम बताते हैं कि 200 में से 200 कैसे लाए जाएं, 200 में से 200 कैसे लाए जाएं। देखो बायो में बहुत कंपटीशन है, बायो में बहुत कंपटीशन है, रियलिस्टिक होके बता रही हूँ आपको। मैं उन एजुकेटर्स में से नहीं हूँ जो आपको बोलेंगे कि आपका कोई कंपटीशन नहीं। देखो कंपटीशन सबका बहुत ज्यादा है, सिर्फ बायो की बात नहीं करी, बाकी सब्जेक्ट की भी बता रही हूँ। आपको बस आपके पास क्या पावर रहती है, आपको एज लेने की पावर होती है कि आप कितना इफेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो और आप उनसे क्या एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। जो देखो किताब तो सबके पास सेम है, रिटेन करने की पावर अपनी अपनी होती है, ठीक है। किताब तो सब वही पढ़ेंगे जो आप पढ़ रहे हो। अब आप यहाँ पे कितना रिटेन कर पा रहे हो और पेपर में आपको कितना याद आ रहा है और पेपर आप कितने स्मार्टली अटेम्प्ट कर रहे हो, वो सारी चीजें आपका मैटर करती है कितने क्या करने में, आपको स्कोर अच्छा करने में। देखो बायोलॉजी में 200 लाना इज नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। हर तीसरा बच्चा, क्योंकि लास्ट ईयर की एनालिसिस करके देखो, खुद ही जाके अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि लास्ट 2023 में कितने लोगों के 100% आई थी, तो आपको वहां पे 4000 से ज्यादा इंडिविजुअल मिलेंगे जिनको 200 प्लस या 200 टोटल मार्क्स आए थे बायोलॉजी के पेपर में, ठीक है। मतलब मैक्सिमम मार्क्स 200 क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप भी ला सकते हो, आप भी ला सकते हो। इनफैक्ट मैं कहूंगी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से चलना है और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, उसके लिए तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। देखो जो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया था सिलेबस पढ़ाते टाइम, तब ये बताया था कि प्रायोरिटाइज हाई वेटेज टॉपिक। हाई वेटेज टॉपिक जिनकी जितनी वेटेज उतना ज्यादा प्रायोरिटी, जिनके ज्यादा वेटेज है, मतलब जैसे रिप्रोडक्शन से 11 से
15 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो उसको उतना ही टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। आप उस यूनिट को जियोपार्डाइज नहीं कर सकते, उस यूनिट को बगल में रख के बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के जाओगे कि नहीं रिप्रोडक्शन छोड़ देता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी तो अच्छे से कर ही लिया है। यार बायोटेक्नोलॉजी से तो क्वेश्चन ही 7-8 आने हैं। इस चैप्टर से आपके पास आने थे, इस यूनिट से आपके पास 15 क्वेश्चन आ सकते थे, है ना। तो आपने उसको छोड़ दिया और ऐसा चैप्टर कर लिया जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो तो क्या होगी, वो तो बेवकूफी होगी। तो आपको क्या करना है, पहला तो आपको ये देखना है कि किस क्वेश्चन, किस चैप्टर या किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किसकी कितनी वेटेज है। उस वेटेज के हिसाब से आपको प्रायोरिटी लिस्ट में उसको रखना है, ठीक है। जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज उसको नंबर 1 पे रखो, सिंपल सीधी बात, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फेसाइज ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी एंड टैकल द डाइवर्स क्वेश्चन टाइप्स इफेक्टिवली। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन की मैंने आपको टाइप्स तो बता दिए, ठीक है। अब आते हैं हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, ठीक है। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, रटना है, थोड़ा बहुत पार्ट रटने वाला है, हर हर सब्जेक्ट में है वो तो, ठीक है। फिजिक्स की बात कर लो तो आपको वहां पे फॉर्मूला रटने होते हैं, है ना। बस यहाँ पे नाम रटने हैं आपको, ठीक है। रटना हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा पड़ता है। मेजर क्या है, मेजर है कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली उस कंसेप्ट को लगा के आंसर ढूंढ सकते हो। अब देखो फर्टिलाइजेशन एक कंसेप्ट है, फर्टिलाइजेशन एक कंसेप्ट है कि कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं वो मीट करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, तो ये एक कंसेप्ट है। अब आपसे कोई ये पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन होता है कि नहीं, तो आपको पता है कि ये फ्यूजन तो होगा ही, है ना। तो वो हो गया कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात। जितना अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर रखना है आपको। सॉल्व पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जितने भी सैंपल पेपर हो सके, जितनी भी टेस्ट सीरीज हो सकती है लगा लो, ठीक है। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस होंगे, और उतने ज्यादा क्या होता है जब आप क्वेश्चन करते हो ना, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है क्वेश्चन। और जब आपकी स्क्रीन पे वो वापस से क्वेश्चन दिखेगा ना आपको, तो आपको याद आएगी, यस ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है और इसका आंसर मैं गलत करा था उस टाइम पे, लेकिन अब मेरे को इसका सही आंसर पता है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आप अटेम्प्ट कर सकते हो हर चैप्टर से वो करने हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टोटल कितना टाइम है, 45 मिनट्स। कितना है, 45 मिनट्स। तो अप्रोक्सीमेटली आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिल रहा है, एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिल रहा है। तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है, आपको प्रिपरेशन ही टाइम मैनेजमेंट करके करनी है। ऐसा नहीं है कि पेपर लगा रहे, जब भी सैंपल पेपर करो एक, तो सैंपल पेपर कैसे करना है कि सारी किताबें विताबें दूर हटा दो, ठीक है। प्रिपरेशन जब आपकी पूरी है, देखो दो तरीके के क्वेश्चन पेपर होते हैं या दो तरीके के सैंपल पेपर होते हैं, एक चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज, दूसरा फुल लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो रहा है या जैसे आपकी यूनिट खत्म हो रही है, तो यूनिट वाला सैंपल पेपर लगाओ जिसमें सिर्फ उस यूनिट के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। और उसको कैसे करना है, उसको भी आपको टाइम के हिसाब से आइसोलेट होके करना है। आपने जब चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आप में कॉन्फिडेंस है कि हाँ अब मेरा चैप्टर कंप्लीट है, अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो पूरी एग्जाम सेटिंग बिठाओ, एग्जाम में जैसी सेटिंग होती है, और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। और उस टाइम पे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि यार इसका आंसर नहीं आ रहा मुझे, मैं भूल गया, एक काम करता हूँ किताब खोल के देख लेता हूँ, नहीं। उस क्वेश्चन को नोट करके अलग रख लो कि ये क्वेश्चन या इस कंसेप्ट में मेरे को प्रॉब्लम हुई है। जब आप पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लो उसके बाद अपने गलत वाले आंसर्स को देखो, और जो आपने गलत किया है उसके अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओ कि मेरा इस वाले कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं थी, यहाँ मैंने ये चीज गलत करी है, ठीक है। ये तो था आपका पार्ट टेस्ट, पास्ट टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, पास्ट टेस्ट जो है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब क्या है, फुल लेंथ, फुल लेंथ आप तभी अटेम्प्ट करोगे जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फुल लेंथ का जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जब भी आप सैंपल पेपर कर रहे हो, टेस्ट सीरीज कर रहे हो, तो उसको तभी करना है जब आप 100% श्योर हो कि हाँ मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, अब मैं सारे क्वेश्चंस कर सकता हूँ। इतनी कॉन्फिडेंस आ जाए तभी आपको अटेम्प्ट करना है। देखो जब आप बिना प्रिपरेशन के करते हो ना, तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और पेपर खराब कर रहे हो, ठीक है। तो पेपर तभी अटेम्प्ट करो जब आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, और उसके बाद फिर से एग्जाम हॉल की सेटिंग, जैसे एग्जाम हॉल में आपको इतना टाइम मिलता है ना, और प्रॉपर सीट होती है, बेंच होती है, वैसे बैठ के एग्जाम सेटिंग के अंदर ही पेपर अटेम्प्ट करो। और जब पेपर हो जाए टाइमर लगा के 45 के अंदर आपको क्वेश्चन करने ही है, 45 मिनट के अंदर क्वेश्चन करने ही है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे इवेल्युएट करो खुद को, ठीक है। ये होती है आपकी अपनी टेस्ट
एनवायरनमेंट को क्रिएट करके, इससे क्या होगा, इससे आपको प्रेशर झेलने की, कि एग्जाम हॉल में इतना ही प्रेशर होगा आपके ऊपर, प्रेशर झेलने की, टाइम मैनेज करने की और सही आंसर करने की प्रैक्टिस होगी, दोनों चीजें होंगी, तीनों चीजें होंगी। क्योंकि एग्जाम हॉल देखो, घर में जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो एनवायरनमेंट अलग रहता है, एग्जाम हॉल में प्रेशर हो जाता है थोड़ा, क्योंकि आपको परफॉर्म करना ही करना है। तो आप खुद को प्रिपेयर करो एग्जाम हॉल की, जैसे एग्जाम हॉल की कंडीशंस में ही, ठीक है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। दूसरा क्या है, प्लान रेगुलर रिवीजन सेशन। देखो, जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो आपको रिवीजन तो चाहिए, कुछ एक टाइम के बाद ना, होता है जब आप कोई लोहे का अप्लायंस यूज नहीं करते हो तो उसपे जंग लग जाती है, ठीक है, लेकिन फिर आप उसका पेंट करा दो तो वापस सही हो जाता है। तो वही चीज आपको यहाँ करनी है, अपने कंसेप्ट क्लैरिटी को पेंट करना है कुछ कुछ टाइम के बाद। क्या करना है, अपने कंसेप्ट को पेंट करना है। पेंट कैसे करोगे, रेगुलर रिविजन करके, मतलब आपने 3 दिन पढ़ा एक टॉपिक, या आपने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है, अब क्या करना है, आपको हर 2 दिन बाद एक एक कंसेप्ट की क्या करनी है, रिवीजन करनी है। हर एक कंसेप्ट को रिवाइज करते चलना है, ठीक है, ताकि आप वो चीज गलत ना करो। दूसरा क्या है, स्टडी मटेरियल यूज करना है। रिकमेंडेड बुक्स, दिनेश की एक बहुत अच्छी बुक है क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, दिनेश पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है क्वेश्चंस के लिए। टेस्ट सीरीज तो हमारी खुद की, क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज तो बहुत ऑन पॉइंट बनाने वाली हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जितनी हो सके उतनी लगाओ, ठीक है, ये होती है आपकी स्टडी मटेरियल को अच्छे से यूज करना। दूसरा क्या है, अपडेट्स और डेवलपमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट इन बायोलॉजी, रिमेन वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है। जितनी भी देखो, जो जब मैं पढ़ाती हूँ ना अपनी क्लासेस में, तब जो भी एडिशनल सब देखो, एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ चीजें आ सकती हैं, क्योंकि आपका पेपर है, उसमें बायोलॉजिकली जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो जब मैं पढ़ाती हूँ ना, मैं वो सारी चीजें मिला के पढ़ाती हूँ आपको, चैप्टर के साथ साथ वो एडिशनल एडवांसमेंट भी पढ़ाती हूँ। तो आपको क्या करना है कि कोई ऐसी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है तो उसको भी ऐसे करंट अफेयर पढ़ के चलना है, क्योंकि देखो है तो डोमेन में ही, अगर कोई कोई नई चीज इन्वेंट हुई है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में, या कोई नया ऑर्गेनिज्म पाया गया है, तो देखो बिल्कुल करंट अफेयर भी टेस्ट हो रहे हैं आपके, क्योंकि आपको पेपर तो करंट अफेयर्स का भी देना है, तो वो बायोलॉजिकल फील्ड में आ गया तो उन्होंने बायो के पेपर में भी डाल सकते हैं वो। तो इस हिसाब से आपको उसकी भी देख के चलना है, करंट अफेयर्स तो आपको वैसे भी पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जीटी का पेपर तो देना ही देना है। तो उसके साथ साथ आपकी इसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। एम्पल सीयूईटी मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। सैंपल टेस्ट बताया ना, सैंपल पेपर्स होते हैं, तो ये सब चीजें करके जित देखो, एक चीज याद रखना, more the number of questions you prepare, more the number of questions या sample questions you attempt, more your marks will be। क्योंकि क्वेश्चंस तो घुमा फिरा के वहीं से आएंगे। अगर आपने एक यूनिट के 200 क्वेश्चन कर लिए तो 200 में से 5 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात गारंटेड है, ठीक है, क्योंकि आना सब एनसीईआरटी में से ही है। अब एनसीईआरटी में ऐसे आने का मतलब है क्या है, घुमा फिरा के क्वेश्चंस वही आने वाले हैं, बस क्या करेंगे, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देंगे ताकि आपकी क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी को चेक कर पाए कि लैंग्वेज चेंज करी तो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा बच्चा, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से अपने कंसेप्ट क्लियर रखना है कि किसी लैंग्वेज में पूछ लो आप, हमने हिंदी में पढ़ा है तो आप इंग्लिश में पूछ लो, हमने इंग्लिश में पढ़ा है तो आप कोई और लैंग्वेज में पूछ लो, हम उसमें भी आंसर दे देंगे। उस हिसाब से आपको कंसेप्ट क्लियर करके चलने हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी कैसे आपको बायो पढ़ना है, ठीक है, ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी थी। और बाकी कोई डाउट हो, बाकी कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे, तो हमारा सीयूईटी एक्सप्रेस तो है ही आपके साथ, कमेंट्स में लिखो नीचे, वीडियोस के नीचे कमेंट्स करो, बैठे हैं हम सब क्लियर करने के लिए आपके डाउट्स, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि सब अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस में जा पाएं। जो डीयू आएंगे वो मुझसे मिलेंगे, जो बीएचयू जाएंगे वो एक और मैम है, आप उनसे मिलेंगे। तो अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, ताकि सबको अपना अपना ड्रीम लिव करने के लिए एनवायरनमेंट मिले, कंडीशन मिले।